स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जामिया कोचिंग सेंटर की तरफ से मोहम्मद उमैर रहमानी एक नए वीडियो कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है एक्टिव वॉइस। ये जो टॉपिक है हमने देखा है, जो कि मैं ग्रामर कंपोजिशन एपीसी की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने कोई दूसरी बुक नहीं टच की है और अगर एक ही राइटर को हम पढ़ते हैं, अगर एक ही राइटर को लगातार ग्रामर सीखने के लिए पढ़ते हैं तो समझना आसान हो जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि ग्रामर सीखने के लिए कभी भी राइटर्स बदले नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। नॉवेल सीखने के लिए, लिटरेचर सीखने के लिए आप कितने ही राइटर्स को पढ़िए, लेकिन ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की सीखने के लिए राइटर हमेशा एक होना चाहिए, जिससे कि उसकी ही बात समझ में आए, उसका टीचिंग पैटर्न, उसका डिलीवर करने का तरीका आपके साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए कि हाँ, मुझे इस राइटर की ही आदत है, इसकी ही बात समझ में आती है। ठीक है, तो जल्दी कभी भी ग्रामर को समझने के राइटर्स को नहीं बदला जाता है। तो अगर सही से इसको पढ़ा जाए, सही से पढ़ाया जाए तो ये टॉपिक 7th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। और अगर डेलिबरेटली चीजों को डिले किया जाए, एक्सटेंड किया जाए तो 9-10 तक भी खींच जाता है। टीचर्स कई बार 9-10 तक भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो खैर, मेरे समझ के हिसाब से, जितना मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है और जितनी मेरी टीचिंग को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अपना स्टैंड है वो मेरा अपना स्टैंड ये है कि एक्टिव वॉइस जो है 6th क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि बच्चा 10 तक आते आते उस पर कमांड हासिल कर ले। इतना डिले करने से ये होता है कि फिर उसके पास बाकी सब्जेक्ट्स का प्रेशर होता है, मैथ साइंस को वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है, प्रेफरेंस देता है और ऐसे टॉपिक्स को वो इग्नोर कर देता है। जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैठता है, तो पता चलता है कि ये टॉपिक जो बचपन में बहुत ज्यादा इग्नोर किया था, ये टॉपिक्स आपको पेनफुल, फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं, वही टॉपिक्स आपके मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं। तो ऐसे टॉपिक जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, अंडररेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एक्टिव वॉइस लिखा है और हम सिर्फ एक्टिव वॉइस ही समझेंगे। एक्टिव का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है एक्टिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं इसकी मीनिंग बताने से के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ कि एक्टिव का मतलब मैं आपको बताऊँ। वॉइस का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है कि वॉइस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में वॉइस का मतलब ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको इतनी बात मालूम होनी चाहिए। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, बस एक छोटा सा एग्जांपल कि एक इंसान है, उसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि आप मेरे फैन हो जाएंगे मेरी ड्राइंग की, इतनी अच्छी ड्राइंग है। ये एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। जो ये हम कह सकते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी में जो हाथ ऊपर है ये एक्टिव है और जो हाथ नीचे है ये पैसिव है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ सके तो आपको जिंदगी भर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है उसको समझिए। एक इंसान होता है एक्टिव और एक इंसान होता है पैसिव। एक इंसान वो होता है जिसको हर चीज का असर पड़ता है। जो इंसान के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए बोलता है, कुछ ऐसी चीज हो रही है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो बोलेगा, स्टैंड लेगा, गलत चीज के लिए, सही चीज के लिए डिफरेंशिएट करेगा। ऐसे लोग होते हैं एक्टिव। और जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल ठोस इंसान हो जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका होता है, ऐसा इंसान होता है पैसिव, जिसको कोई मतलब नहीं कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन किस हालत में, ऐसे लोग होते हैं पैसिव। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एक्टिव बनना है या पैसिव बनना है। मैं आपको याद दिलाऊं, 10th क्लास की बुक है बिहाइंड ये फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो फर्स्ट पोएम है वो है फायर एंड आइस। एक है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस। किसकी है ये दोनों पोएम्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, यानी फायर से। सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, सम से आइस। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है आग से होगा और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो किससे होगा? आइस से होगा। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आइस यानी बर्फ से होगा। कुछ लोग का मतलब क्या ले रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? कुछ लोग का मतलब वो ले रहे हैं कि कुछ रिलीजियस माइथोलॉजीज, कुछ धार्मिक मान्यताओं का ऐसा मानना है कि दुनिया का अंत जो होगा वो कुछ कहते हैं कि आग से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। तो वो ये कहते हैं कि इन माय ओपिनियन, फॉर मी, मतलब इस हम लोगों में आपस में इतनी नफरतें हैं कि वही काफी एक दूसरे को मारने के लिए। तो वो फायर का मतलब लेते हैं हेट, एक दूसरे के लिए जेलस, नफरत,
एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, ये हम लोगों के बीच में इतना मौजूद है कि दुनिया को खत्म करने के लिए एक दूसरे से नफरत जो है ना यही काफी है एक दूसरे को मारने के लिए। फिर अगले स्टेंजा में वो कहते हैं बट आइस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, आइस भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आइस का मतलब वो क्या ले रहे हैं, कूलनेस, रिजिडिटी, जो इंसान के अंदर कूलनेस आ चुकी है, इग्नोर करने की जो क्षमता आ चुकी है कि हर चीज को इग्नोर करो। हमारे ये हाल है ना कि अगर एक इंसान अमेरिका में मारा गया बिला वजह, हम सोचते हैं अमेरिका में हुआ, इंडिया में तो नहीं हुआ। फिर इंडिया ही में किसी दूसरे स्टेट में, मान लीजिए हम दिल्ली में, एमपी में हुआ तो कहेंगे अरे एमपी में हुआ है, दिल्ली तो सेफ है अभी। फिर मान लीजिए दिल्ली तक बात आ गई तो कहेंगे अभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, हमारे यहाँ थोड़ी हुआ है। फिर बात आएगी आपके एरिया में तो कहेंगे अरे हमारी गली में थोड़ी हुआ है। फिर गली में बात आ जाएगी तो कहेंगे हमारे घर में थोड़ी हुआ है, और घर में भी बात आ जाएगी तो भाई को हुआ है, मेरे को थोड़ी हुआ है। तो ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है, ये हमारी इग्नोर करने की क्वालिटी है, ठीक है, ये हम इतना अच्छा इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है हमारा पैसिवनेस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं रिजिडिटी ऑफ द ह्यूमंस। तो आइस से उसको उन्होंने मुकाबला किया, क्योंकि आइस जो होता है वो बिल्कुल ठोस होता है, रिजिड होता है, बर्फ। तो हम सब बर्फ हो चुके हैं, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं हो रहा, कहाँ कौन मरा जा रहा है, कहाँ पे कितने वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, कहाँ पे किसको मेंटली तैयार परेशान किया जा रहा है, कहाँ करप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंसानियत मारी जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने अपने घरों में अपने एयर कंडीशंस में बिजी हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ हो भाई, कोई मरे जिए, हमें क्या करना है। तो ये है पैसिवनेस। आप सोचेंगे ग्रामर के अंदर इन्होंने क्या फिलॉसफी घुसा दी, तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग पैसिव हैं। तो बात एक्टिव वॉइस की हो रही है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो इतना बस समझ लीजिए कि जो थोड़ा सा आधार के साथ बात करे वो एक्टिव है, जो निराधारता के साथ बात करे वो पैसिव है। एक तरह से ये भी इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम अभी पैसिव वॉइस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इतना क्लियर है नाम से कि वॉइस का मतलब सैड स्टेटमेंट, मुंह से निकली हुई बात। वॉइस का मतलब क्या होगा, मुंह से निकली हुई बात। वाच्य भी कहेंगे इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य। संस्कृत में भी इसे वाच्य कहते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए कि एक वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी एक्सप्रेस्ड in two ways. A form of a verb can be expressed in two ways. वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव है, ठीक है। बस इतनी सी बात को आपको याद रखना है कि एक वर्ब की, यानी कि किसी काम के होने की, किसी भी काम के होने की, अभी थोड़ी देर के लिए सैड स्टेटमेंट भी भूल जाइए, इसको भी साइड करिए। किसी भी काम के होने के लिए, किसी भी काम के होने का जो भाव होता है, उसे बोलने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे कन्वे करने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एक्टिव और दूसरा तरीका होता है पैसिव। इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब हमें पता है कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इतनी तो बात क्लियर है, ये तो किसी को भी डाउट नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी बात याद रखेंगे, बहुत छोटी सी बात। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, एक वर्ड जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस आपको देता हूँ, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ। शॉर्ट वीडियो में बड़ी बात, अहम बात कह देता हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ड पे कि कहाँ कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, हरी कैरीड अ बैग। क्या लिखा मैंने, हरी कैरीड अ बैग। क्या लिखा मैंने, हरी कैरीड अ बैग। इसका क्या मतलब है, हरी एक नाम है, क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। या फिर ये डूअर ऑफ द एक्शन भी है, क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन। अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। एक्टिव वॉइस को समझ लेना है अच्छे से। एक्टिव वॉइस में फिर कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ एक्टिव वॉइस समझिएगा। तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है और नाउन है, और क्या है, यही सब्जेक्ट भी है, यही क्या है, सब्जेक्ट भी है। क्या चीज, कितनी चीज हो गई, एक तो ये नाउन हो गया, दूसरा यही चीज डूअर ऑफ द एक्शन भी है, काम को करने वाला, और तीसरा सब्जेक्ट भी यही है, ठीक है। तीन चीज ये हो गई। उसके बाद कैरीड,
कैरिड ये पास्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब है ना, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, लेकिन है तो वर्ब, कैरी किया उसने, उठाया, ढोया। अ बैग ये क्या है, ऑब्जेक्ट, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, बैग है ना, तो बैग ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या लिखा है, मैंने लिखा रिसीवर ऑफ द एक्शन। हरी कैरीड अ बैग, 4 वर्ड से बनाया हुआ एक सेंटेंस है, और हर वर्ड को हमने ये बताया कि वो क्या चीज है। हरी एक सब्जेक्ट भी है, एक नाउन भी है, एक डूअर ऑफ द एक्शन भी है, काम को करने वाला है, करता भी है। कैरीड सिर्फ एक वर्ब है, बैग अ बैग ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हो गया, यानी काम इसके साथ हो रहा है, इसको उठाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हम समझते हैं एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या, एग्जैक्टली जो हम आपको बताना चाह रहे हैं एक्टिव वॉइस के थ्रू, एक्टिव वॉइस के टॉपिक के थ्रू जो हम आपको कंटेंट देना चाह रहे हैं वो है क्या, इतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कह करके आपको एक्टिव वॉइस कंप्लीटली समझा देता हूँ। यही बात कह के मैं आपको एक्टिव वॉइस समझा सकता हूँ, और ध्यान से समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। When the doer of the action, मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, लिख भी सकें। Doer of the action, when the doer of the action is placed in the subject part, in the subject part, in the subject part, जब किसी काम के करने वाले को, कर्ता को सब्जेक्ट पार्ट में रख देते हैं, and the doer of the action is placed, sorry यहाँ ओके, हाँ verb is, and the verb is said to be an active voice। बस अपना कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। क्या है, मैंने क्या लिखा है, when the doer of the action is placed in the subject part, the verb is known as। इससे सिंपल डेफिनेशन कोई नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी काम के करने वाले को, कर्ता को, doer of the action को, कर्ता को, करने वाले को, यदि सब्जेक्ट पार्ट में रख दिया जाए, सब्जेक्ट पार्ट अभी हमने क्या बताया था, याद करिए, हरी कैरीड अ बैग, ये तो था सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था इसमें, ये सब्जेक्ट था, यानी कि इस सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, करने वाला खुद सब्जेक्ट हो, करने ही वाला क्या हो, सब्जेक्ट हो। डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ये समझ लीजिए बस, डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अगर ये फॉर्मूला पाया जाता है किसी सेंटेंस में, if this formula applies in any sentence, let's say any sentence, उस सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। अच्छा, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, इधर उधर कर दूं, तो जरूरी नहीं है कि हरी यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई दूसरी चीज भी आ सकती है। वो जो दूसरी चीज अगर आ जाएगी तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन करने वाला, इस काम को करने वाला अगर वही सब्जेक्ट बन जाता है तो एक्टिव वॉइस होगा। इसके अलावा इससे सिंपल शब्दों में कोई बात नहीं समझाई जा सकती, इससे सिंपल शब्दों में कोई बात नहीं समझाई जा सकती। मैं कुछ 5 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैंने बस इतनी सी बात कही है कि किसी अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के तब उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे कि जब डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द एक्शन खुद ही सब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर। अगर ये क्वालिटी पाई जाती है तो इट इज एक्टिव वॉइस, इट इज एन एक्टिव वॉइस। The verb will be known as active voice। अब देखिए एग्जांपल्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैसन builds houses, एक मजदूर घर बनाता है, घर बहुत सारे घर बनाता है। एक सिंपल सी बात है, जनरल सा फैक्ट है। तो मैसन यानी मजदूर क्या बनाता है, घर बनाता है। तो मैसन ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना, और डूअर भी खुद सब्जेक्ट है, यही काम भी करता है, यही सब्जेक्ट भी है। क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हो गया। गोविंदा लव्स अर्जुन, गोविंदा लव्स अर्जुन हो गया। लव्स कौन प्यार करता है, गोविंदा करता है, और सब्जेक्ट कौन है, यही है। डूअर इज यूज सब्जेक्ट का, यहाँ भी क्वालिटी मिल गई। ही राइट्स लेटर टू मी, ही राइट्स
लेटर टू मी। लिखने का काम कौन कर रहा है? ही। और सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यही हो गया डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। आई बॉट अ न्यू ड्रेस। आई बॉट अ न्यू ड्रेस। क्या खरीदा? ड्रेस खरीदा। क्या हुआ ड्रेस के साथ? खरीदी गई। डूअर कौन है? डूअर मैं हूं, आई। सब्जेक्ट क्या है? मैं ही हूं। डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। ये भी क्वालिटी से मिल गई। ही विल टीच मी इंग्लिश या दे विल प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल। इसके अंदर भी प्ले क्या है? वर्ब है। कौन कर रहा है? दे। यही डूअर है, यही सब्जेक्ट है। खत्म कहानी, हो गया। पांचों सेंटेंस के अंदर हमें ये क्वालिटी मिल गई कि डूअर खुद ही सब्जेक्ट है, डूअर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। जिस सेंटेंस के अंदर डूअर खुद सब्जेक्ट हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। डेफिनेशन भी हमने देख ली, सारे एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का डाउट होगा। अगर आपको ये समझना है ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या करिए, पैसिव वॉइस को थोड़ी देर साइड रखिए, इसको ही समझिए बस। पैसिव वॉइस की हम जानते ही नहीं पैसिव वॉइस क्या होता है। क्या होता है भैया? कुछ भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं ऐसी कोई चीज भी होती है पैसिव वॉइस, नहीं होती है कुछ। हम अभी के लिए एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस पे रहते हैं। एक्टिव वॉइस की हमने डेफिनेशन भी देखी, क्वालिटी भी देखी, शर्त भी देखी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको एक्टिव वॉइस होने के लिए। और इन पांचों सेंटेंसेस में हमने वो डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। ऐसी ट्रिक शायद आपको कहीं ये कंटेंट नहीं मिला होगा। अगर ये ट्रिक समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जितने ज्यादा हो सके। कमेंट कीजिए, कोई गलती हुई हो, कोई कमी हुई हो, बिल्कुल खुल के कमेंट में बताइए कि हाँ यहाँ पे गलती हो रही है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को सुधारा जाएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, ना पसंद आए कमेंट करके बताइए क्या गलती है। लाइक फिर भी कर देना, कोई बात नहीं, फिर सुधारेंगे अपनी गलती। लेकिन इसके बाद हम दूसरा कंटेंट लाएंगे जिसमें हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, पार्ट 2। तो अभी के लिए आपको, मुझे लगता है एक्टिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, उसमें किसी पर 1% भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। फिर हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू। वॉइस पढ़ते टाइम पैसिव को भूल जाइए, ठीक है, और पैसिव पढ़ते टाइम एक्टिव को भूल जाइए। मेरा तो अपना तरीका, अपना फंडा यही है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मैंने क्या बताया था एक्टिव वॉइस पढ़ाते टाइम कि एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम को करने वाला होगा, जो करता होगा, वो खुद सब्जेक्ट में होगा, यानी वो खुद सब्जेक्ट होगा। और फॉर्मूला क्या बताया था? डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अगर ये क्वालिटी पाई जा रही है तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है, अगर ये क्वालिटी नहीं पाई जा रही तो एक्टिव वॉइस नहीं है। ये सिंपल सी बात मैंने बताई थी। अब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है। मैंने आपको बताया था ना कि when the doer of the subject is placed in the subject part। अब सिंपल सी बात है, when the receiver of the action, receiver यानी जिसके साथ हो रहा है, receiver of the action is placed in the subject part, subject क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है ना, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो अगर when the receiver of the action is placed in the subject part of the statement of the sentence, the verb will be known as passive voice। पैसिव वॉइस क्या लिखा है? When the receiver of the action is placed in the subject part of the statement, verb will be known as passive voice। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज्यादा लॉजिक है या बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला है या कोई बहुत तगड़ी साइंस है इसके पीछे। हमें पता है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, बस इतनी बात याद रखिए। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट ही के स्टार्टिंग में डूअर आ जाता है तो वो एक्टिव है, अगर डूअर नहीं आता, रिसीवर आता है, तो वो पैसिव है। अब हमने क्या बताया था कि जिसके साथ काम हो रहा है, वर्ब जिसके साथ हो रहा है, वो रिसीवर है। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो का ही एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं ना तो चीजें समझना आसान हो जाता है। एग्जांपल चेंज करते रहते हैं तो चीजें समझना मुश्किल हो जाता है। हरी कैरीड अ बैग, यही एग्जांपल लिया था ना मैंने, हरी ने बैग उठाया। तो हमने बताया था आपको ये डूअर है, ये वर्ब है और ये रिसीवर है, यही काम करना है, इसके साथ काम हो रहा है। अब मैं चेंज कर दूंगा, अ बैग वाज, इसका वाज हो गया, अच्छा इस तो है नहीं, बैग वाज कैरीड बाय हरी। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, खुले दिमाग से समझिएगा। जो रिसीवर है
बैग, ये पहले आ गया लेकिन ये सब्जेक्ट तो रहेगा ना। सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिसीवर, क्या हो गया? सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिसीवर, या उल्टा भी लिख सकते हैं, रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। यही हुआ ना, रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट, यही हुआ। जबकि उसमें क्या लॉजिक पड़ा था? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सॉरी डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। वहां पर डूअर था, काम को करने वाला। यहाँ किसके साथ काम हो रहा है? कर्तरी। संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्तरी, और उसको कर्ता, यानी कर्तृवाचक कर्म और फिर कर्ता, यानी कि जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो पहले आ जाए। बैग वाज कैरिड बाय हरि, अगर और वो जो डूअर है वो बाद में चला जाए। पहले डूअर पहले था ना, हरि कैरिड अ बैग, ये डूअर है और यही सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे डूअर पहले नहीं आ रहा, रिसीवर पहले आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। आप जिस मर्जी वर्ड से स्टार्ट करो सेंटेंस, लेकिन सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में ही आएगा। ये तो यूनिवर्सल रूल है ना, सब्जेक्ट तो इधर उधर नहीं हो सकता, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में ही आएगा। तो चाहे हरी से स्टार्ट करो या बैग से स्टार्ट करो, सब्जेक्ट तो आपका वही रहने वाला है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस, अगर रिसीवर होगा तो पैसिव वॉइस। इससे सिंपल शब्दों में बात समझाई जा सकती है। मुझे तो लगता है कि इससे भी सरल शब्दों में समझाई जा सकती है। आप कितने एग्जांपल ले लो, इतनी सिंपल सी बात है कि अगर किसी सेंटेंस में रिसीवर खुद सब्जेक्ट है, वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इससे सिंपल तरीके से समझाया नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि वो चेंज कैसे करते हैं, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कैसे चेंज करते हैं वो अगली वीडियो में। अभी हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करते हैं ये सब नहीं, बस ये समझिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है ना। ये नहीं पढ़ाया जाता। हमारा यहाँ स्टार्ट करते हैं, चलो जी एक सेंटेंस एक्टिव में, इसको चेंज करो पैसिव में। अरे पहले बताओ तो सही कि पैसिव कहते क्या है, क्या किस चीज, किस चिड़िया का नाम है पैसिव और किस चिड़िया का नाम है एक्टिव, या दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, क्या क्या है नहीं है, कुछ हमें बताया नहीं जाता। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो पैसिव वॉइस हमने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है। 5 एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूंगा और हमने एक ही फॉर्मूला को सब में ढूंढना है। हमने क्या करना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला सब में ढूंढा था। अब हम क्या करेंगे, रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला सब में ढूंढेंगे। रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का, किसी एक्शन का रिसीवर अगर पहले आ जाता है सब्जेक्ट वाले फॉर्म सेक्शन में, सब्जेक्ट वाले उसमें, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? पैसिव वॉइस है। 5 एग्जांपल्स ले रहे हैं, वही वाले जो पहले लिए थे। हाउसेस आर बिल्ट बाय अ मैसन, हाउसेस इन्हीं के एक्टिव मैंने पिछले वीडियो में लिए थे, मैं जल्दी एग्जांपल चेंज नहीं करता हूं। हाउसेस आर बिल्ट बाय अ मैसन, इसमें कौन है? डूअर, इसमें डूअर ये है, मैसन, लेकिन रिसीवर तो ये है हाउसेस। तो रिसीवर और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हाउसेस है, रिसीवर इक्वल टू सब्जेक्ट की शर्त पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई, भैया पैसिव वॉइस है। गोविंदा लफ्ज अर्जुन लिखा था पहले, अब लिखेंगे अर्जुन। अब देखिए एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये गोविंदा लफ्ज अर्जुन का अर्जुन इज लव्ड बाय गोविंदा बना कैसे? ये हम बात करेंगे बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हम ये कैसे चेंज हुआ और कैसे चेंज करते हैं, इसका भी पूरा तरीका है, एक पूरी टेक्निक है, टैक्टिक है, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी कॉन्सेप्ट समझिए। अर्जुन इज अगर लव्ड बाय गोविंदा, अगर ऐसा कुछ है कि जो कर रहा है, गोविंदा प्यार कर रहा है तो गोविंदा लास्ट में है, जबकि जिसके साथ प्यार किया जा रहा है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ये क्वालिटी मिल गई। इसके बाद हमने क्या बताया था? आई बॉट अ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस वाज बॉट, अ न्यू ड्रेस वाज बॉट बाय मी। मैं खरीद रहा हूँ, मैं डूअर हुआ, लेकिन डूअर लास्ट में और रिसीवर पहले, और यही सब्जेक्ट भी है, रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अब ये भी पैसिव वॉइस हो गया। और एग्जांपल लेना चाहेंगे और ले लीजिए। दे विल प्ले फुटबॉल, शी रोट अ लॉन्ग लेटर, मैसन बिल्ट आवर हाउसेस। कितने एग्जांपल आप ले लेंगे, सारे एग्जांपल्स में आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट पक्का मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको 100% मिलेगा कि रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट होगा। अगर रिसीवर इज इक्वल टू सब्जेक्ट है तो ये क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस है। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता समझाने का। मैंने एक बात सिंपल से आपको कही है कि ये हाउस, एक सेंटेंस इस तरीके से था, अ मैसन बिल्ड्स हाउसेस, ये सेंटेंस था, बिल्ड्स हाउसेस। अब ये मैसन बिल्ड्स हाउसेस जो है, हाउसेस आर बिल्ट बाय मैसन कैसे बना, इस पर हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं।
अभी हम एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस ले रहे हैं बस, जिसमें कि रिसीवर पहले आ गया और इसमें क्या है, डूअर पहले आ गया। इतनी सी तो बात करी हमने, और तो कोई ज्यादा लॉजिक और ज्यादा फंडा दिया ही नहीं है, कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं है, हमने सिर्फ इतनी बात करी है और कुछ तो नहीं बोला। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं, क्या टेक्निक होती है एक्टिव से पैसिव बनाने में। अभी हम इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको इन 2 वीडियोस में क्लियर हो गया होगा। हमने दोनों बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करी हैं। दोनों शॉर्ट वीडियोस में आपको एक्टिव और पैसिव ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं आपके माइंड में। अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि एक्टिव आखिर होता क्या है या पैसिव आखिर होता क्या है। अभी हमने इनके टाइप्स या इनको कन्वर्जन का तरीका, कैसे पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, ये कैसे पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, हमने अभी तक ये ना सीखा है ना इस पर कोई बात की है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। जो टॉपिक पढ़ा दिया है वो नहीं समझ में आता तो आप जरूर कमेंट में बिल्कुल बताइए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या आपने जो ये चीज बताई है इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल खुल के बताइए, मुझे किसी तरह से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप पहले सीखने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, मैसन बिल्ट हाउसेस कैसे बना, इस पर बात नहीं करनी है, अभी हम बताएंगे वो कैसे बना, क्यों बना, अभी आप ये समझ लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एक्टिव वॉइस की क्या क्वालिटी होती है कि उसमें डूअर ऑफ द एक्शन खुद सब्जेक्ट वाले सेक्शन में होगा, यानी कि डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला था। और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, कि काम जिसके साथ हो रहा है वो खुद सब्जेक्ट वाले पोर्शन में अगर हो तो, यानी कि रिसीवर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अब अगली वीडियो में जो अगला कंटेंट आने वाला है उसमें हम आपको टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे चेंज होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, कैसे कन्वर्ट होता है। हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, टेक्निक समझेंगे और एक सही तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।